गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है के सुनन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी जो सब्जेक्ट है अपना, उसकी जो बुक्स हैं। 3 बुक्स हैं बॉटनी की। सबसे पहली बुक है वो है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। दूसरी बुक है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। और जो थर्ड बुक है वो है आपकी एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स लाइकेन। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये तीनों जो बुक हैं बॉटनी की, इन तीनों बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बुक है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बारे में, उसके जो टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स वी आर स्टार्टिंग। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द सेल। कोशिका क्या होती है। जो कोशिका है सेल के बारे में, तो सेल है वो सेला जो वर्ड है, सेला जो वर्ड है वो है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में सेला जो वर्ड है उसका मतलब होता है चेम्बर, मतलब कोष्टक, ठीक है। सेल जो वर्ड है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1665 के अंदर डिस्कवर किया था। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने क्या किया, जो डेड सेल है, मरी हुई कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं हैं, उनके अंदर क्या किया, सेल्स को देखा। और इन्होंने जो सेल्स देखा वो दिखी चेम्बर लाइक, ऐसे, ठीक है। और वो कौन सी सेल थी, वो थी कॉर्क सेल। जो प्लांट की छाल होती है, जो आउटर लेयर होती है प्लांट की, जो डेड सेल होती हैं, उन डेड सेल को, जो मरी हुई कोशिकाएं थी, उनको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया या देखा। इसके बाद क्या हुआ, जो जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो आए एंटोनी वॉन ल्यूवेन, एंटोनी वॉन लिविनहोफ। इन्होंने क्या किया, जो सेल थी वो सेल लाइव देखी। मतलब अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जो लाइव सेल थी वो देखी, जिंदा जो कोशिका है वो देखी, लिविंग सेल देखी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल को देखा, और एंटोनी वॉन ल्यूवेन ने क्या किया, लाइव सेल देखी या जिंदा जो कोशिका देखी। क्यों, कैसे दिखी इन्होंने ये सेल, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक सिंपल जो अपन लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोस्कोप देखते हैं, वो माइक्रोस्कोप की जो देन है, जो इन्वेंट किया था सबसे पहले, वो किया था एंटोनी वॉन लिविनहोफ ने। तो सबसे पहले जो डेड सेल थी वो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जो एंटोनी वॉन लिविनहोफ थे, उन्होंने लाइव सेल देखा। स्टूडेंट्स, 1519 के अंदर ही माइक्रोस्कोप था वो इन्वेंट हो गया था। बट हुआ क्या कि ये माइक्रोस्कोप इतना मैग्निफिकेंट पावर वाला नहीं था, जो आवर्धन क्षमता वाला है, मैग्निफिकेंस, मैग्निफिकेशन जो पावर होती है, वो इस माइक्रोस्कोप की कितनी थी, 20 गुना, मतलब इतना मल्टीपल था, ठीक है। बट ये जो माइक्रोस्कोप था, जो सबसे पहले जेनसिन एंड हेन जेनसिन, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 1590 या 1519 में इन्वेंट किया था, उसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ही लो थी, बहुत ही डिक्रीज थी, इजीली किसी भी माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। लेकिन जब माइक्रोस्कोप की खोज एंटोनी वॉन लिविनहोफ ने की थी, तब क्या होता, इजीली हम देख सकते थे माइक्रोस्कोप को, क्योंकि उनकी जो आवर्धन क्षमता थी या जो मैग्निफिकेशन पावर था वो 200x था, मतलब 200 गुना थी। तो ये था बेसिक इसकी हिस्ट्री।
कि जो सेल जो वर्ड है वो कैसे कैसे, और सेल को सबसे पहले डिस्कवर या जो ह्यूमन लाइफ के जो सेल्स है या ह्यूमन लाइफ में या इंसानों में सेल्स के बारे में जो सबसे पहले बताया वो थे रॉबर्ट हुक और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो सेल बायोलॉजी है, जो सेल बायोलॉजी है वो है क्या, इसके बारे में। जो सेल बायोलॉजी है मतलब सेल बायोलॉजी है मतलब ऐसी ब्रांच या एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो अध्ययन किया जाता है वो है सेल बायोलॉजी, है ना। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, कोशिका विज्ञान हिंदी के अंदर। तो जो सेल बायोलॉजी जो वर्ड है वो क्या है, जिसके अंदर सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अध्ययन किया जाता है वो है सेल बायोलॉजी, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे पहले सेल की जो डेफिनेशन थी वो किसने दी, सेल को डिफाइन किसने किया, तो सेल को डेफिनेशन सबसे पहले जो एरिस्टोटल थे उन्होंने सेल को डिफाइन किया था कि ऐसी कुछ सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो क्या करती हैं, इस लिविंग वर्ल्ड में सरवाइव कर रही हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए, जैसे जैसे आविष्कार होते गए या खोजें होती गई, वैसे वैसे सेल्स की जो डेफिनेशन थी उसमें बदलाव आता रहा। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अपनी जो बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें सेल्स के बारे में बताया था। जो उन्होंने सीधी सी बात है, उन्होंने डेड सेल को देखा था, इसलिए वो अकॉर्डिंग टू अपनी स्टडी उन्होंने माइक्रोग्राफिया जो बुक थी उनकी, उसके अंदर उन्होंने अपनी जो डिस्कशन था वो बताया था। इसके बाद जो एंटनी वॉन लीवेनहॉक थे उन्होंने लाइव सेल देखी, तो उन्होंने क्या किया, जो सेल्स को देखा, उनको जो वर्ड था एनिमल्क्यूलस वर्ड दिया। एनिमल्क्यूलस का मतलब होता है टीनी एनिमल। मतलब क्या हुआ, बहुत ही सूक्ष्म जीव। टीनी एनिमल का मतलब है बहुत ही सूक्ष्म जीव। तो ये थी बेसिक सी जानकारी सेल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो साइंटिस्ट थे, मैथेशियस स्लाइडेंड एंड थियोडोर स्वान। इन साइंटिस्टों ने सबसे पहले क्या किया था, जो सेल थ्योरी है उसको दिया था या सेल थ्योरी को इन्वेंट किया था। इन्होंने कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड किए, सबसे जो पहला पॉइंट था वो था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय वन सेल। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं। मतलब कहने का ये है कि सभी, ऐसा नहीं कि ह्यूमन एक कोशिका से बना हुआ है, ऐसा नहीं, बहुत सारी सेल्स हैं। लेकिन जब ह्यूमन जनरेट होता है, इस वर्ल्ड में आता है, इस दुनिया में पैदा होना स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है, तब एक सेल का होता है। इसलिए कहने का मतलब ये, जितने भी आप बड़े ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, एक एलिफेंट को देखते हो, वो भी जब सबसे पहले पैदा होने से पहले एक सेल थी। वो जब आप जाइगोट की बात करोगे तो वो एक सेल होती है ना। भ्रूण जो बनता है वो सबसे पहले एक सेल से बनता है। दो फ्यूज होने पे गैमेट के स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जब फ्यूज होते हैं, तो क्या होता है, एक सेल होती है सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो जितने भी इस अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक कोशिका से बने होते हैं।
तो कहने का मतलब क्या है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड बाय वन सेल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, सारे सारे में सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है, सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि जो इनके अलावा, मतलब दोनों साइंटिस्टों ने तो ये बता दिया कि ये दो बातें बताई, लेकिन एक नई बात लेके आए सामने, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया कि जो सेल्स हैं, ये दो बातें तो इजी हो गई कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सारे सेल से कंपोस्ट होते हैं, और जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, मतलब हमारी बॉडी की कोशिका है वो क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई होती है। ये बात तो कंफर्म हो गई, लेकिन जो थर्ड बात थी वो दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। इन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो सेल्स हैं, ये बताया इन्होंने कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिटिंग सेल से बनी हुई होती है। कहने का मतलब है कहने का मतलब ये है कि जितनी भी कोशिकाएं आप देखते हो, या जितनी भी कोशिकाएं इस वर्ल्ड में मौजूद हैं, या जितने भी ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में मौजूद है, इस अर्थ पे मौजूद है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में उपस्थित कोशिकाएं या प्रेजेंट सेल्स किससे बनी हुई है, पूर्व में विद्यमान प्री एग्जिटिंग सेल से बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भी हार्ट की सेल है, या ब्रेन की सेल है, या कोई भी सेल एनिमल, वो सारी सेल्स एक कोशिका से फिर डिवीजन करती है, दूसरी कोशिका फिर डिवीजन करती है, ऐसे बने हुए हैं। आप एक किसी भी सेल को आइसोलेट करोगे तो यकीन मानिएगा कि वो सेल पहले से विद्यमान कोई कोशिका थी उससे बनी हुई। तो जाहिर सी बात है, ये बात रुडोल्फ विर्चो ने बताई कि जितनी भी कोशिकाएं अभी तक बनी हुई हैं वर्ल्ड में, वो सारी प्री एग्जिटिंग सेल से बनी हुई है, मतलब पहले विद्यमान थी सेल, उससे ही डिवीजन करके नई कोशिका का निर्माण हुआ है या नई कोशिकाएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो ये बात थी सेल थ्योरी की। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा और अंदर जाते हैं सेल के। तो सेल है उसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे जो सेल थ्योरी थी हमने अभी जो पढ़ी, उस सेल थ्योरी में कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है कि मैंने आपको ये बताया कि सभी जो लिविंग सिस्टम है या सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव जगत के प्राणी हैं, वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल, या प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है। बट कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं इस अर्थ में जिनको हम कह सकते हैं कि वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। वो इस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद हैं। अब कैसे हैं अपवाद वो, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस, विषाणु, या जीव विषाणु, या बहुत सारी जगह पे आपने ये भी पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज। स्टूडेंट्स, ये जो वायरसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में आप भली भांति वाकिफ हो इस सब्सटेंस से या इस ऑर्गेनिज्म से। वायरसेस हैं वो क्या हैं, वायरसेस हैं वो क्या है, सेल थ्योरी को नहीं मानते। मानने का मतलब है सेल थ्योरी को हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, वायरसेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो वायरसेस हैं वो क्या हैं, या वायरस हैं वो क्या हैं, कभी भी ना तो लिविंग होते हैं और ना नॉन लिविंग होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायरस है वो अगर किसी सजीव की बॉडी में, मान लीजिएगा
कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, सपोज इट, तो वायरस मेरी बॉडी के अंदर है अभी, तो वो लिविंग होगा। लिविंग होने का मतलब क्या है कि वो मेटाबॉलिज्म करेगा, उपापचय क्रियाएं करेगा, अपना मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, कहने का मतलब अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी नई संततियों को उत्पन्न करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, वो चीजें करेगा जो एक लिविंग सिस्टम करता है, एक लिविंग बॉडी करती है, एक लिविंग सेल करती है, वो काम करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वायरस का, वो कैसे काम करता है। अगर किसी लिविंग की बॉडी में वायरस उपस्थित है, प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो लिविंग है। बट अगर मान लीजिएगा इस बोर्ड के ऊपर यहां वायरस है, तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। वो ना तो मेटाबॉलिज्म करेगा, ना अपने अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा, ना अपने अंदर कुछ भी उपापचय क्रियाओं को रेगुलेट करेगा या उत्पन्न करेगा, या कुछ भी जो भी एक सजीव प्राणी करता है वैसा कुछ नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या हुआ, वो नॉन लिविंग। तो सेल थ्योरी का क्या एक्सेप्शन है, वायरस। इज इट क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं जो सेल्स हैं उसके टाइप्स कितने हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स की बात करें अपन, तो बेसिकली सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जो मेजर कंटेंट है, क्योंकि अगर हम देखें कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, सपोज करो मेरे अंदर ब्रेन के अंदर डिफरेंट सेल हैं, हैंड के अंदर डिफरेंट सेल हैं, हार्ट के अंदर डिफरेंट सेल हैं, जो भी ऑर्गन है, किडनी है उसमें डिफरेंट सेल हैं, स्किन है उसमें भी डिफरेंट सेल हैं। कोई भी आप ऑर्गेनिज्म को देखते हो उसमें डिफरेंट टाइप की सेल है। अब हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि डिवीजन के बेसिस पे कर सकते हैं, मोर्फोलॉजी के बेसिस पे, जो उसकी आकारिकी उसके ऊपर, उसके बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसका जो एनाटोमी है उसके बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसका जो डिवीजन का जो टाइप है उसके बेसिस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म के बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उसके काम करने का जो ढंग है उसके बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट। तो आप ये मानो कि जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप की सेल है, न्यूरॉन सेल है, ब्लड, अपना जो ब्लड पूरा ब्लड सिस्टम है उसके अंदर पूरा ब्लड ग्रुप वगैरह है, उसमें सब में जो सेल्स हैं डिफरेंट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट, जो भी सेल्स हैं वो सारी डिफरेंट है, कोई भी सेल सेम नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हम एक निश्चित कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इतनी ही टाइप की कोशिकाएं होती हैं। बट अगर हम मेजर टाइप से करें, पूरा होल जो वर्ड है उसके अंदर हम अगर सेल्स को डिफरेंशिएट करें, तो मुख्य तौर पे दो ही टाइप की कोशिकाएं होती हैं। और वो क्या है, कौन कौन सी, अगर हम बेसिस ऑफ, जो कि आपके सिलेबस में है, बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम देखें तो जो सेल्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप और नेक्स्ट है यूकैरियोटिक टाइप या यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बुक्स के बारे में बताया, तो जो माइक्रोबायोलॉजी है, पूरी माइक्रोबायोलॉजी प्रोकैरियोटिक सेल के ही बारे में है, इसके बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको माइक्रोबायोलॉजी में। बट जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपके सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी है। सो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को अगर अपन देखें तो देखो, बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो केंद्रक है उसके आधार पे ही इनको डिवाइड किया जा रहा है। समझ रहे हो क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स तो प्रो वर्ड है और एक है कैरियोन। तो जो प्रो वर्ड है उसका मतलब होता है प्रीमेटिव, और जो कैरियोन वर्ड है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अब देखिए प्रीमेटिव का मतलब क्या हुआ, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको नहीं पता प्रीमेटिव का मतलब क्या है। तो प्रीमेटिव का मतलब है
अविकसित या अल्प विकसित या आध टाइप का, ठीक है, या हम इसको इंग्लिश में बोलें तो एंसेंट टाइप का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है वो प्रो मीन्स क्या होगा, प्रीमेटिव। प्रीमेटिव का मतलब होता है डेवलप, अनडेवलप्ड या अविकसित, अल्प विकसित या आधे प्रकार का, या एंसेंट टाइप का, बहुत पुराने टाइप का। अब मतलब क्या है पुराने टाइप का, क्योंकि सभी हम भी तो पुराने ही हैं, कहाँ से बंदर से हम जनरेट हुए, मंकी से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस अपना वो क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें विकसित नहीं हो पाता है पूरी तरह विकसित। पूरी तरह का मतलब है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है। जैसे कंपैरिजन करें हमारी ह्यूमन का या यूकैरियोटिक सेल का, तो क्या है यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में ये क्या है, अल्प विकसित है, पूर्णतः विकसित नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है कि आनुवंशिक पदार्थ होता ही नहीं है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, बट क्या है एक मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। एक जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्र की जो झिल्ली होती है उससे कवर्ड नहीं है। ओनली क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर अपन सेल की बात करें तो सेल के अंदर क्या है, कोई भी इस प्रकार का न्यूक्लियस नहीं है, सीधा का सीधा क्या है, ऐसे ही बिखरा हुआ है जेनेटिक मटेरियल, समझ रहे हो। तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो इस प्रकार के न्यूक्लियस, अच्छा ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, बहुत सारी बुक्स में से लिखा होता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी एब्सेंट है, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट वैसा नहीं है जैसा यूकैरियोटिक सेल में, पूर्णतः विकसित नहीं है, अल्प विकसित न्यूक्लियस है, बट है, ऐसा नहीं कि एब्सेंट है, अल्प विकसित है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, अल्प विकसित या एंसेंट टाइप या प्रीमेटिव टाइप का न्यूक्लियस उपस्थित होगा। अब बात करें अपन कैरियन का, तो कैरियन का हमने डिस्कस कर लिया है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये था अपना प्रोकैरियोटिक सेल। अब अपन बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, यू मीन्स ट्रू, ठीक है, कैरियन मीन्स मतलब ये भी कैरियन से बना है, तो कैरियन मीन्स वही न्यूक्लियस, समझ रहे हो। ट्रू मीन्स क्या होगा, ट्रू मीन्स होगा वेल डेवलप्ड, ट्रू मीन्स क्या होगा, वेल डेवलप्ड। अब यही बात है कि हिंदी में क्या है इसका, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप का मतलब है पूर्णतः विकसित, पूर्ण विकसित। कहने का मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, अभी मैंने डिस्कस किया था यहाँ, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, पूरी तरह से जो न्यूक्लियस है वो विकसित होगा। कहने का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके चारों तरफ जो केंद्रक झिल्ली है वो उपस्थित होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगी। इसके बाद क्या होगा, जो कैरियन है, वो कैरियन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस, समझ गए। तो यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो पूर्णतः डेवलप होगा, ठीक है, उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएट का ऐसा है, देखो कि आप छोटी क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो डिफरेंस, लेकिन हम फिर से हम इसको दोहराते हैं और थोड़ा सा एक एक चीज के बारे में डिफ्रेंशिएट है।
मतलब आपने बेसिक पढ़ा होगा कि इसमें न्यूक्लियस है, अल्पविकसित है, इसमें पूर्णतः विकसित है, और बेसिक डिफरेंस पढ़े होंगे। हम थोड़े से डिफरेंट टाइप के डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसकी साइज की बात करें तो साइज में क्या होगा, आप सभी को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सूक्ष्म होती है। मतलब जीवाणु जो कोशिका है, ये कोई भी जीवाणु, जैसे सपोज करो कि स्ट्रेप्टोकोकस, देखो जैसे कोकस, बेसिलस, ये आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे कि इनकी जो सेल की जो स्ट्रक्चर है, जैसे राउंड शेप है तो कोकस, अगर रोड शेप है तो बेसिलस, ये आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो ये कोकस वहां से है। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब है जो निमोनिया कोज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है, उसी फैमिली की बात कर रहा हूं मैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस है जैसे बैक्टीरिया है, उसकी जो रेंज होती है, सेल की जो साइज होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर होती है। समझ रहे हो, बहुत ही सूक्ष्म। और अगर विब्रो कोलेरी, विब्रो की बात करें अपन, तो विब्रो की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, विब्रो की। तो विब्रो कोलेरी जो बैक्टीरिया है उसकी जो होता है वो 5 माइक्रोन होता है। कहने का मतलब है कि जो इसकी साइज है वो वेरी करती है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोन से 0.1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक इसकी जो बैक्टीरिया की सेल की जो साइज है वो वेरी करती है। समझ गए, इसके और इस रेंज के बीच में किसी बैक्टीरिया की साइज होगी। ओके, इसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसकी जो साइज होगी वो 5 से ही स्टार्ट होगी, 5 से स्टार्ट होगी और 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। समझ रहे हो, तो यहां पे साइज क्या है, इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएट है वो कैसे करेंगे, तो इसमें आपने अभी भी देखा है कि प्रो मीन्स प्रीमेटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस है वो क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, वेल डेवलप नहीं होगा, मतलब प्रीमेटिव टाइप का होगा, अल्प विकसित होगा, और इसमें क्या होगा, वेल डेवलप होगा। वेल डेवलप होगा, समझ गए। अच्छा, इसमें प्रीमेटिव टाइप का है तो जो सेल मैंने अभी बनाई थी उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा रहता है, बिखरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, और यहां जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। समझ गए, तो यहां जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, और यहां पे क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम बात करें ऑर्गेनल्स की, सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स की, कोशिकांग की, जो कोशिका में उपस्थित जो कोशिकांग होते हैं, फॉर एग्जांपल आप माइटोकॉन्ड्रिया को भी देखते होंगे, या क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के लॉट ऑफ सेल ऑर्गेनल रहते हैं। तो वो सेल ऑर्गेनल क्या होंगे, एक राइबोसोम को छोड़ के बाकी जो सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, या गोल्जी बॉडी है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे। तो ये आप सभी जो डिफरेंस है वो लिख सकते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होगी, गोल्जी बॉडी है वो एब्सेंट होगी, ठीक है, और आपका जो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होगा। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल क्या होंगे, जो प्रोक्सिसोम है वो एब्सेंट होगा, लाइसोसोम है वो एब्सेंट होगा। तो सारे के सारे क्या है, ये सेल ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होंगे, बट यूकैरियोटिक सेल में सारे के सारे प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल को सेल वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे,
या क्लोरोप्लास्ट के, ये कुछ ऑर्गेनल है, ये तो लेयर है सेल की, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनल है। तो इनके बेसिस पे अगर देखें तो सेल यूकेरियोटिक सेल क्या होगी, दो टाइप की होगी, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, समझ रहे हो। तो क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, वो एनिमल सेल में एब्सेंट होगा और आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। तो ये सेल ऑर्गेनल क्या होंगे, इधर जो बैक्टीरिया है उसमें एब्सेंट होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल है, पिगमेंट है, वो जरूर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, जो जिसको हम ऑटोट्रोफ कहते हैं, जिनको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, वो बैक्टीरिया, जिसको हम स्वयं पोषी कहते हैं हिंदी में, वो बैक्टीरिया क्या होंगे, उनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, बिकॉज वो अपना फूड खुद बनाएंगे, और फूड खुद बनाने के लिए क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होना चाहिए ना कहीं तो वो क्या करेंगे, क्लोरोफिल उनमें उपस्थित होगा। तो ये थे सेल ऑर्गेनल, जिनके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेल वॉल, देखिए सेल वॉल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनमें जो डिफरेंस है वो देखेंगे। तो जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, जीवाणु कोशिका है, उसकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है पेप्टिडोग्लाइकेन। और यहां पे यूकैरियोटिक एनिमल में तो क्या होगा, ये एब्सेंट होगा सेल वॉल, लेकिन प्लांट में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, और वो किसका बना होगा, सेलुलोज का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है प्लांट में और बैक्टीरिया में, या प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन एक डिफरेंट टाइप की शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, प्लस इसके अंदर अमीनो एसिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर तो बहुत ब्रॉड है, इसका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो आप माइक्रोबायोलॉजी में वेल डिफाइन करोगे इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। बट यहाँ हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में, तो एक ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है प्लांट और एनिमल के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगर इसका जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम में होता है। कहने का मतलब जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, सिंगल फॉर्म में होगा। जैसे अपन इसकी सेल देखते हैं बैक्टीरिया की, कि चारों तरफ क्या होगी, एक कैप्सूल लेयर हो गई, उसके अंदर क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ रहता है ऐसे, तो वो सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म में है। इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जो सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, अपने आप में स्वयं ही जो पुनरावृत्ति, जो डीएनए की पुनरावृत्ति होती है, रेप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, वो कर सकता है। इसको कोई भी इंडिपेंडेंटली होता है, ये इसको किसी और पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है प्लाज्मिड को। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, समझ गए। और बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है। अगर कंपेरिजन करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और क्या होगा, सेवरल होंगे, सेवरल क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, सेवरल होंगे, और प्लस क्या होगा, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, मतलब एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें अपन,
तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। आपने पढ़ा होगा 2n बराबर 46, मतलब ये डिप्लॉइड फेज है, उसके अंदर क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। n बराबर 23 मतलब हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका और द्विगुणित कोशिका पढ़ा होगा, तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सेवरल का मतलब बहुत सारे, ठीक है। आई मीन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अनगिनत होते हैं, अनगिनत नहीं होते हैं, पूरे पूरे डिफाइन होते हैं, निश्चित संख्या होती है हर एक ऑर्गेनिज्म में गुणसूत्रों की। बट क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में, अगर प्लांट की बात करें तो काफी मतलब 100 से ऊपर होते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, समझ गए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वेरी करता है, बहुत सारा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये था जेनेटिक मटेरियल के बारे में। उसके बाद अगर अपन बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होता है, बट होता क्या है कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग इसका डिफरेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो प्रोटीन है, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो प्रोटीन है वो क्या होती है, फ्लैजिलिन नहीं होती है, मायोसिन या योसिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स बने होते हैं ना ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ये प्रोटीन होती है फ्लैजिला के अंदर, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में फ्लैजिलिन, जो फ्लैजिला है उसकी फ्लैजिलिन प्रोटीन, जो आपने सेल के ऊपर एक ऐसा सा टेल लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी फ्लैजिला की, बाकी क्या होते हैं जिसको हम सीलिया या पिलाई या फिम्बरी जिसको बोलते हैं, है ना, और ये एक फ्लैजिला होता है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, और यहाँ जो फ्लैजिला होगा यूकैरियोटिक बहुत ही कम मात्रा में या बहुत ही कम होते हैं। जैसे अगर हम मैं एग्जांपल की बात करूँ तो स्पर्म सेल है, जो भी ह्यूमन की स्पर्म सेल होती है उसमें एक फ्लैजिला होता है, आपने देखा होगा कि ह्यूमन की स्पर्म सेल ऐसी सी होती है ना। तो ये जो फ्लैजिला है ये मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी इसमें प्रेजेंट। और यहाँ पे जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है इसके अंदर क्या होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन होगी, ठीक है। तो ये था फ्लैजिला के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, तो देखो बैक्टीरिया में जनरली आप बहुत सारी बुक्स में पढ़ोगे कि एसेक्सुअल होता है, लेकिन कंफ्यूजन कहां आता है कि कहीं सेक्सुअली भी लिखा होता है, मतलब लैंगिंग और एलैंगिंग, है ना। एलैंगिंग किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसमें हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर आप देखोगे बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर तो उसमें कहीं पे भी ऐसा सेक्सुअल ऑर्गन मौजूद नहीं है जिससे वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सके, इसलिए हम ज्यादा प्रीफर क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, जिसमें सेल्स क्या करती है, अपने अंदर यहाँ एक कैविटी जनरेट करती है, एक गुहानुमा संरचना बनाती है, उस गुहानुमा संरचना से क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या कर लेता है, अपने आप को दो सेल में डिवाइड कर लेता है। बट होता क्या है, कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर होता है बैक्टीरिया में, तो क्या होता है, दो बैक्टीरिया पास पास आते हैं, और वहां क्या करता है, जो पिलाई है संरचना देखी होगी पिलाई, वो क्या करती है, इनको अटैचमेंट में हेल्प करती है, और कुछ जेनेटिक मटेरियल यहाँ से लगाता है। तब हम इसको कभी कभी, ये एक सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, बट जनरली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर बात करें ह्यूमन या एनिमल्स की। लेकिन अगर अपन प्लांट की बात करें तो क्या होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल बोथ टाइप के रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ओके। तो ये था आज हमारा टॉपिक बेसिक सेल के बारे में, बहुत ही बेसिक सा था, और डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, तो इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलो मुझे विदा दीजिएगा, थैंक यू।